हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्यों आवश्यक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग के माध्यम से कैसे शासन प्रक्रिया चलाई जाती है, अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो उसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्या परिणाम होते हैं, उसको हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले 2 से 3 चैप्टर जो होंगे वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे। इस संदर्भ में आप इस चैप्टर को काफ़ी आसानी और काफ़ी सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम सत्ता की साझेदारी क्या है और क्यों किसी भी देश के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, इसको समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पावर शेयरिंग क्या है, सत्ता की साझेदारी होती क्या है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे, इन द कंट्रीज गवर्नेंस प्रोसेस मेकिंग ए पार्टनरशिप ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। देश की शासन प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को भागीदार बनाना। ठीक है, देश की शासन प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को भागीदार बनाना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समाज के कौन वर्ग? समाज के वर्ग की हम बात कर रहे हैं। समाज के हमारे यहाँ अलग अलग वर्ग विभाजित हैं, जिसमें हम देखेंगे तो आर्थिक स्थिति के आधार पर हमारे यहाँ ऊंच नीच का समाज बटा हुआ है, जाति भेद के आधार पर हमारे यहाँ समाज बटा हुआ है, रंग भेद के आधार पर बटा हुआ है, भाषा के आधार पर बटा हुआ है, क्षेत्रीयता के हिसाब से बटा हुआ है। तो सभी समाज के सभी वर्गों को देश की जो शासन प्रक्रिया है, जो शासन करने की प्रक्रिया है, उसमें भागीदार बनाना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो इस प्रकार अब देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी का क्या परिणाम देखने को मिलते हैं अगर हम सत्ता की साझेदारी को अपनाते हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी लोकतांत्रिक देश में, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अगर हम किसी देश में सत्ता की साझेदारी नहीं अपनाते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार के संघर्ष, किस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपके चैप्टर में यहाँ पर 2 देशों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 देशों का उदाहरण है, और इन दोनों देशों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है। सबसे पहले देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम जो एक यूरोपीय देश है, वहाँ पे सत्ता की साझेदारी के लिए किस प्रकार के संघर्ष होते हैं, क्या वहाँ पे परिस्थितियाँ बनती हैं और क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसरा है हमारे पास श्रीलंका। श्रीलंका के माध्यम से तो 2 देशों के एग्जाम्पल लेंगे हम और उसके माध्यम से सत्ता की साझेदारी को समझेंगे। इन दोनों देशों में हम जिस बिंदु पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे, वो हमारे पास 3 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 3 यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया है और तीनों पॉइंट के माध्यम से हम इन दोनों देश को समझेंगे, तुलनात्मक स्थिति पर अध्ययन करेंगे और उसका परिणाम क्या देखने को मिलता है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे दोनों देशों की परिस्थितियाँ क्या थी, ठीक है, सिचुएशन क्या थे, वहाँ पर कैसे स्ट्रगल होता है, किस प्रकार का संघर्ष देखने को मिलता है, साथ ही साथ संघर्ष के बाद क्या वहाँ पर रिजल्ट निकलते हैं, क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। ये 3 पॉइंट के माध्यम से हम पावर शेयरिंग को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक देश को, ठीक है, बेल्जियम और फिर श्रीलंका की परिस्थिति देखेंगे, फिर उसका स्ट्रगल किस प्रकार का होता है और वहाँ पे फिर किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं, इन चीज़ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेल्जियम को देख लेते हैं, उसके बाद श्रीलंका की क्या परिस्थितियाँ थी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखते हैं बेल्जियम। बेल्जियम हम सभी को पता है एक यूरोपियाई देश है, यूरोप में स्थित देश है, और इसकी एरिया की हम बात करें, एरिया की तुलना करें तो भारत का हरियाणा जो राज्य है उससे छोटा है। यानी कि एरिया की तुलना में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के हरियाणा राज्य से छोटा है बेल्जियम। पॉपुलेशन, जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ से ज़्यादा है। हरियाणा राज्य से आधा है, हाफ ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के पॉपुलेशन से लगभग आधा है और लगभग 1 करोड़ से अधिक है।
बेल्जियम के नेबर कंट्री जो पड़ोसी देश हैं, ये कई बार सवाल आते भी हैं कि बेल्जियम के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, निम्न में से कौन से बेल्जियम का पड़ोसी देश नहीं है। और वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन उसमें से गलत होगा, तो उसको आप फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि बेल्जियम के जो नेबर कंट्री हैं वो आपका है नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग। यहाँ पे 4 कंट्री हैं जो बेल्जियम के पड़ोसी हैं। ठीक है। डेमोग्राफी, अगर हम बेल्जियम की डेमोग्राफी की बात करें, यहाँ पे जनसंख्या की क्या बनावट है, स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें देखेंगे कि 59%, 59% डच भाषी लोग हैं। ठीक है। डच लोग जो सबसे अधिक हैं बेल्जियम में, इनका प्रतिशत 59 है और ये लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश इलाका है। अब फ्लेमिश इलाका कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे तो पूरा देश जो है 2 इलाकों में, 2 क्षेत्र में बटा हुआ है। एक फ्लेमिश, ये जो बिल्कुल सफ़ेद क्षेत्र है, और दूसरा है वेलेनिया। वेलेनिया जो क्षेत्र है, ये यहाँ ब्लैक में डॉट डॉट किया है, ये क्षेत्र है, नीचे वाला जो भाग है ये वेलेनिया क्षेत्र है और ऊपर वाला फ्लेमिश क्षेत्र है। और डच लोग जो सबसे अधिक जनसंख्या जिनकी है वो लोग रहते हैं फ्लेमिश क्षेत्र में, यहाँ पर देख रहे होंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जनसंख्या यहाँ पर है वो है 40% फ्रेंच भाषी लोगों का। ठीक है। जो लोग फ्रेंच बोलते हैं उनकी जनसंख्या लगभग 40% है और ये वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं। ये नीचे वाला पार्ट देख रहे होंगे, तो इस पार्ट में वो लोग रहते हैं, यानी फ्रेंच भाषी लोग, और ऊपर वाले भाग में डच भाषी लोग। 1% जो जनसंख्या है वो जर्मन भाषी लोगों की है। ठीक है। मात्र 1%। जो देश के यहाँ पर हरा से हमने कलर किया है, ये देश का जो पूर्वी भाग है बेल्जियम का, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं जर्मन भाषी लोग। ठीक है। तो इस प्रकार डेमोग्राफी है ये बेल्जियम का। ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, जिससे हम संघर्ष की जो स्थिति बनेगी वो जनसंख्या का ये जो स्ट्रक्चर है, जो डेमोग्राफी है, यहाँ पर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैपिटल जो सिटी है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है। और यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो देश के डेमोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। कैसे, इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक जो जनसंख्या है 80% वो फ्रेंच भाषी लोगों का है, जबकि हमने देखा था कि देश में सबसे अधिक डच भाषी लोग हैं, लगभग 60%, 59% है। ठीक है। जबकि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी लोग हैं और यहाँ पर 20% जो जनसंख्या है वो डच भाषी लोगों की है। ठीक है। तो देश की तुलना करें हम, तो देश में सबसे अधिक डच भाषी लोग थे, लेकिन राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में सबसे अधिक जो जनसंख्या है 80% वो फ्रेंच भाषी लोगों का है। ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात ये है, ध्यान योग्य ये बात है कि डच पॉपुलेशन जो है अधिक तो है। ठीक है। इस एरो का मतलब है अधिक। तो डच भाषी लोगों का जनसंख्या ज़्यादा तो है, लेकिन ये काफ़ी पुअर हैं। ठीक है। और नॉट पावरफुल, ये गरीब हैं और समृद्ध भी नहीं है। शिक्षा का स्तर इनमें काफ़ी कम है और जीवन स्तर भी इनका काफ़ी कम है। किनका? डच भाषी लोगों का कम है। जबकि हम देखें फ्रेंच लोगों की, तो फ्रेंच पॉपुलेशन तो कम है, किसकी तुलना में? डच भाषी लोगों की तुलना में। कितना? 40%। लेकिन ये रिच हैं, काफ़ी धनी हैं और काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी शक्तिशाली हैं, काफ़ी धनवान हैं, काफ़ी समृद्ध हैं। चाहे हम बात करें धन के मामले में इकोनॉमिकली हिसाब से देखें या फिर हम एजुकेशनली देखें, शिक्षा के स्तर के हिसाब से देखें, तो ये काफ़ी एजुकेटेड फैमिली वाले लोग हैं। इनकी जो संपत्ति है काफ़ी अधिक है, काफ़ी पावरफुल है। जबकि डच भाषी लोग पॉपुलेशन की दृष्टि से अधिक तो हैं, लेकिन काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी असमृद्ध हैं। जैसे आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे, ये फ्लेमिश इलाका जहाँ डच भाषी लोग, और दूसरा वेलेनिया इलाका जहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं। तो ये आपका पूरा बेल्जियम का एक परिस्थिति है। इसके बाद इसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम आगे समझेंगे। अब आइए हम श्रीलंका को देख लेते हैं। श्रीलंका का सिचुएशन क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्रीलंका, जैसे हम सभी को पता है कि भारत का पड़ोसी राष्ट्र भी है, साथ ही साथ यह एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीपीय देश है जो बिल्कुल भारत के तमिलनाडु राज्य से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। आप मैप में देखेंगे तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री तो है ही, साथ ही साथ भारत का पड़ोसी देश भी है। यहाँ का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो लगभग
2 करोड़ के आसपास है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। डेमोग्राफी, यहाँ के हम जनसंख्या स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें 74%, 74% जनसंख्या जो है वो सिंघली जाति की है, और ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो तो याद होगा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जहाँ पे धर्म प्रचार प्रसार के लिए इन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे आज भी देखते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग काफ़ी हैं, 74%, 74%। उसके बाद 7% लगभग जनसंख्या क्रिश्चियन ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की है, और 18% लगभग 18% जनसंख्या जो है वो तमिल लोगों की है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग हैं। तमिल जो लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों इसमें हैं। तमिल जो भाषी लोग हैं उनमें 2 तरह के लोग हैं। एक श्रीलंकन तमिल, यानी जो मूल निवासी है श्रीलंका के, उनका प्रतिशत 13 है, लगभग 13% श्रीलंकन तमिल, और इंडियन तमिल ऑलमोस्ट 5% है। और ये लोग, आपको याद होगा कि अंग्रेज़ों ने जब श्रीलंका को अपने कब्जे में लिया था तो वहाँ प्लांटेशन के लिए काफ़ी वर्कर इंडिया से श्रीलंका भेजे गए थे, तो वो लोग अपना वहीं पर अस्थायी निवास बना चुके हैं और वहीं पर निवास करते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर तमिल 2 तरह के, एक श्रीलंकाई तमिल 13% और इंडियन तमिल 5%, जो प्लांटेशन वर्कर के रूप में श्रीलंका गए और वहीं पर बस गए और वहीं पे अब वहाँ के मूल निवासी हो गए हैं। तो इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। यहाँ इसके मानचित्र में देखिए तो ये जो हरा वाला पार्ट है, जहाँ पे हरा डॉट डॉट किया गया है, ये श्रीलंकन तमिल है। ठीक है, और ये जो ब्लैक डॉटेड है ये इंडियन तमिल। ठीक है, साथ ही साथ ये जो वाइट पर्सन है, ये वाइट पर्सन में आपको सिंघलीज, जो सिंघली जनजाति है जो सबसे अधिक है यहाँ पर 74%, तो ये वाइट पर्सन दिखाता है आपको सिंघली जनजाति का। साथ ही साथ ये जो रेड कलर डॉटेड क्षेत्र हैं ये मुस्लिम है। ठीक है, श्रीलंका में मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं वो दिखाता है, काफ़ी बिखरे हुए हैं, छोट फुट बहुत, थोड़े बहुत इधर उधर बिखरे हुए हैं, कहीं अस्थायी इनका एक जगह पॉपुलेशन नहीं है, तो बिखरे हुए हैं। तो इस तरह से पूरे मैप पर आप देखेंगे तो श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी भाग में आपको श्रीलंकाई तमिल दिखेंगे, मिडिल पार्ट में आपको इंडियन तमिल, और ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये सिंघली जनजाति, सिंघली लोगों की पॉपुलेशन को दर्शाता है जो 74%। इस प्रकार से ये पूरा श्रीलंका का एक फैक्ट है, और फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके बोर्ड में भी और अदर एग्जाम में भी, जिसमें आपको बेल्जियम से संबंधित उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसका पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पे किस समुदाय के कितने प्रतिशत लोग हैं, और ब्रुसेल्स में क्या प्रतिशत है, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन क्या है ब्रुसेल्स में। श्रीलंका में हम इससे संबंधित प्रमुख क्वेश्चन, पॉपुलेशन क्या है, सिंघली जनजाति कितनी है, वहाँ पर ईसाई लोग कितने रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी का प्रतिशत क्या है, तमिल लोगों का प्रतिशत क्या है, किस क्षेत्र में रहते हैं। तो इस सभी चीज़ों को आपको याद रखना होगा, जिससे फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन आते हैं, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम के माध्यम से उसके जो प्रमुख तथ्य हैं उसको हमने देख लिया है। अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम इन तथ्यों के माध्यम से आगे की क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, किस प्रकार की परिस्थिति बनी श्रीलंका और बेल्जियम में, और दोनों देशों ने कैसे अपने अपने समस्याओं को, अपने संघर्षों को कैसे हैंडल किया, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई, और उसी संदर्भ में हम सत्ता की साझेदारी को समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।